ठाकुर वीरभान हमेशा यही सोचते थे कि रुपए पैसे के दम पर वह किसी भी औरत के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज अपनी बेटी नियति की हालत देखकर उनकी आंखों में क्रोध के मारे आंसू आने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नियति के साथ हुआ क्या है। उनकी बेटी नियति रोते हुए बस इतना ही बोल रही थी कि पापा, आपकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वो काफी देर तक रोती सी सकती रही। ठाकुर साहब बार बार उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, लेकिन नियति कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ठाकुर साहब हैरान थे कि बेटी ऐसा क्यों बोल रही है कि उसने उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कोई कीमत चुकाई है। काफी जोर देने के बाद नियति ने उन्हें कुछ ऐसा बताया कि ठाकुर साहब के होश ही उड़ गए। नियति ने रोते हुए कहा, पापा, मैं शाम को बगीचे में रोज की तरह टहलने के लिए गई थी, तभी हमारा माली हरिया वहाँ पर आ गया। एकांत देखकर उसने अपना मोबाइल निकालकर मुझे एक वीडियो दिखा। वह वीडियो देखकर मेरे तो पसीने ही छूट गए। उस वीडियो में आप उसकी पत्नी चमेली के साथ थे। वह कहने लगा, तुम्हारे पिता का मेरी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने इस बात के पक्के सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। मैं अभी के अभी वह वीडियो वायरल कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपने पापा की प्रतिष्ठा की जरा भी चिंता है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं यह सब देखकर सन्न रह गई थी। मैं आपको कितना पूछती थी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आपका और उस नौकरानी का अफेयर चल सकता है। जब यह पता चलने पर मुझे इतना तेज झटका लगा था, तो लोगों को पता चलता तो पता नहीं क्या होता। आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने हरिया से कहा, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना और वह वीडियो भी वायरल मत करना। लेकिन वह हंसते हुए कहने लगा, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। मैं तो सन्न रह गई कि यह हरिया क्या कह रहा है। मैं वहां से भागकर हवेली के भीतर आने लगी तो हरिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, सोच लो मालकिन, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपके पापा की प्रतिष्ठा एक पल में धूल में मिलाकर रख दूंगा। मुझे बस एक बार आपकी खूबसूरती का रसपान कर लेने दो। यही ठाकुर साहब से मेरा बदला होगा। जब मैंने अपनी पत्नी को उनके साथ देखा तो जिस तरह मैं तड़पा हूँ, उसी तरह मैं ठाकुर साहब को तड़पाना चाहता हूँ। तुम शौक से जाकर अपने पिता को यह सब बता देना, तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों की इज्जत पर हाथ डालने का क्या नतीजा निकलता है। पापा, मैं बहुत घबरा गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि आपके और चमेली के अफेयर की बात बाहर आए, इसलिए मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। इतना कहकर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। ठाकुर साहब अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर धम्म से बैठ गए। उनका दिमाग घूमने लगा था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। आज उनकी वर्षों से कमाई हुई मान सम्मान और प्रतिष्ठा सच में धूल में मिल चुकी थी, क्योंकि उनकी बेटी के साथ बहुत गलत हो चुका था। उन्हें हरिया पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे कुछ बोलने का मतलब था कि सारी बातों का बाहर आ जाना। वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहते थे। अपनी फूल सी बच्ची के लिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, और ऊपर से हरिया उन पर क्या आरोप लगा रहा था कि चमेली के साथ उनका अफेयर है। उन्हें गुस्सा आने लगा कि क्या चमेली प्रेम करने के योग्य है? वह तो बस भोगने की वस्तु थी और मैंने तो बस उसका इस्तेमाल किया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका सिर फट जाएगा। वह दूसरी औरतों का सम्मान नहीं करते थे, लेकिन आज खुद उनकी बेटी का सम्मान धूल में मिल चुका था। नियति बस रोए जा रही थी। आज पिता के लिए उसकी नजरों में सम्मान खत्म हो चुका था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके आदरणीय पिताजी का किसी नौकरानी के साथ अफेयर भी हो सकता है। ठाकुर साहब अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि यदि वह अफेयर वाली बात को झुठला देते तब तो उन पर यही आरोप लग जाता कि वह केवल देह के लालची हैं। आज वह बेटी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, लेकिन जब इंसान के गुनाह सामने आते हैं तो उसे शर्मिंदगी का सामना तो करना ही पड़ता है। आज उनकी अच्छाई का मुखौटा गिर चुका था। इसके साथ ही नियति के मासूम मन पर भी गहरा आघात लगा था। आज उसका न केवल तन बल्कि मन भी मलिन पड़ चुका था। ठाकुर साहब भीतर ही भीतर बहुत तड़प रहे थे। नियति रूध होकर सो चुकी थी, लेकिन ठाकुर साहब की आंखों में नींद नहीं थी। जिस बेटी की परवरिश उन्होंने इतने प्यार से की थी, उसके साथ यह सब हो जाएगा, उन्हें ये सहन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से उनके दिमाग में एक विचार कौंध गया कि जिस तरह मेरी बेटी का सम्मान भंग हुआ है, उसी तरह प्रत्येक औरत का भी तो एक सम्मान होता है। मैं क्या कर रहा था? मैं भी तो बस अपने सुख के लिए दूसरी औरतों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करता था। अपने रुपए और रुआब के बल पर सभी को पैरों तले कुचल कर रखता था। कोई मेरे खिलाफ नहीं बोल पाता था, लेकिन लगता है जैसे ईश्वर ने मुझे मेरी गलतियों का दंड इसी रूप में दिया है। वह अकेले में फूट फूट कर रो पड़े। वह गहरी सोच में डूबे रहे और आत्ममंथन करते रहे। अगली सुबह पुलिस की जीप हवेली के बाहर खड़ी थी। इंस्पेक्टर कार्तिक ठाकुर साहब के सामने खड़े थे। ठाकुर साहब ने नजरें चुराते हुए इंस्पेक्टर साहब से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के साथ इस घर के माली हरिया ने कुकर्म किया है। आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब यह सुनकर बौखला गए और तुरंत ही माली के कमरे की ओर जाने लगे। तभी ठाकुर साहब उन्हें रोकते हुए बोले, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप केवल हरिया को ही नहीं बल्कि मुझे भी गिरफ्तार करिए,
क्योंकि मैंने हरिया की पत्नी के साथ जबरदस्ती की है और केवल उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि बहुत सी मासूम औरतों को मैंने अपना शिकार बनाया है। इतना कहकर वह खामोश हो गए। वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था। इंस्पेक्टर कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ठाकुर साहब ने क्या कह दिया है। समाज में ठाकुर साहब की छवि एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति की थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि रात के अंधेरे में ठाकुर साहब का यह रूप भी हो सकता है। लेकिन उनकी झुकी हुई नजरें और चेहरे पर झलक रहा पश्चाताप सारी कहानी बयान कर रहा था। इंस्पेक्टर कार्तिक समझ गए कि एक बाप के हृदय पर क्या गुजर रही होगी, इसलिए उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और हरिया के कमरे की ओर बढ़ चले। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि हरिया का कमरा खाली पड़ा हुआ था। तुरंत ही हरिया की खोजबीन शुरू हो गई तो पता चला कि बगल के ही गांव में उसकी मौसी रहती थी। वहां पर पुलिस पहुंची तो हरिया और उसकी पत्नी वहीं पर मिल गए। हरिया और ठाकुर साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब हरिया ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इंस्पेक्टर कार्तिक ने हरिया से पूछा, आखिर तुमने वो वीडियो कब बनाई? तुम तो शहर गए हुए थे ना? हरिया ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे ठाकुर साहब ने बहाना बनाकर शहर भेज दिया था, लेकिन उस रात मेरी बस छूट गई थी। अब अगली बस सुबह आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि घर पर जाकर आराम से सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठकर बस पकड़ने के लिए निकल जाऊंगा। मैं तेज कदमों से चलता हुआ हवेली वापस आ गया। रात काफी हो चुकी थी और जब मैं हवेली के पीछे से गुजर रहा था तो ठाकुर साहब के कमरे से मुझे चमेली के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मुझे हैरानी हुई कि चमेली यहाँ क्या कर रही है। मैंने पीछे वाली दीवार पर चढ़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। चमेली की चीखें मेरे हृदय को भेद रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बना ली। मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं फिलहाल हल्ला मचाऊंगा तो ठाकुर साहब हम दोनों को जान से मार देंगे, इसलिए मैं पत्थर की मूर्त की तरह खड़ा सब देखता रह गया। थोड़ी देर के बाद ठाकुर साहब ने चमेली को अपने कमरे से भगा दिया। मैं भी उल्टे पैर वापस लौट गया। मैं अपने होश में नहीं था। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन मन ही मन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी पत्नी के हर एक दर्द, हर एक आंसू का बदला ठाकुर साहब से लेकर रहूंगा। इसलिए अगले दिन शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भी चमेली से कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप पहले की तरह सामान्य होकर अपने कामों में लगा रहा और बस सही मौके की तलाश करता रहा। फिर शनिवार की शाम को मुझे वो मौका मिल गया। मैंने देखा कि छोटी मालकिन अकेले बगीचे में टहल रही थी। एकांत देखते ही मैं उनके सामने गया और अपनी योजना के अनुसार मैंने उन्हें बताया कि ठाकुर साहब और मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है और पिता की इज्जत बचाने के लिए वह मेरी बात मान गई। मैंने अपनी पत्नी का बदला ले लिया था, लेकिन जब मेरा यह जुनून समाप्त हुआ तब मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठाकुर साहब ने तो मेरी पत्नी के साथ गलत किया ही था, लेकिन इन सब में छोटी मालकिन की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत गलत कर दिया था। अब मुझे डर लगने लगा था कि ठाकुर साहब कहीं हमारे साथ कुछ गलत न कर दे, इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ हवेली छोड़कर भाग गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ठाकुर साहब इतनी हिम्मत दिखाएंगे और पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। अगर वो अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं तो फिर मैं भी अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, ठाकुर साहब ने गलती की थी, लेकिन हरिया ने भी उन्हें सबक सिखाने के लिए गलत रास्ता ही अपनाया, इसलिए आज वह भी जेल के सलाखों के पीछे था। दोनों अपराधियों को सजा हुई और इधर चमेली और नियति मासूम और निर्दोष होते हुए भी अपनों के द्वारा किए हुए अपराधों की सजा जेल से बाहर ही भुगत रही थी। हर पल उन्हें अपने साथ हुई घटना याद आती थी और वह दर्द उनका पीछा नहीं छोड़ता था। इसके साथ ही उन दोनों को ही अपनों से दूर रहने का दर्द भी झेलना पड़ रहा था। इसके साथ ही चमेली भी हैरान थी कि उसके पति ने उसका बदला लेने के लिए कितनी गिरी हुई हरकत की थी। चमेली और नियति दोनों के मन में हरिया और ठाकुर साहब के लिए अब केवल नफरत और घृणा ही शेष रह गई थी। दोस्तों, एक इंसान की गलती के कारण दूसरे इंसान ने भी गलती की और उसकी सजा कितने सारे लोगों को मिली। इसीलिए तो कहते हैं कि पहले तो गलत रास्ते पर चलना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उससे बदला लेने के लिए खुद उससे भी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।